वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आस्क एजुकेशन। एनपीए पढ़ेंगे आज हम। एनपीए से संबंधित यहाँ पे बातें की जाएंगी। तो एनपीए क्या होता है, देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मींस एनपीए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी किसी पर्सन्स को मनी की नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है, तो वो बैंक से लोन लेती है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति को फाइनेंस की नीड होगी, मनी की नीड होगी, तो उस नीड को कंप्लीट करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बैंक से लोन लिया जाता है। ओके, और इस लोन लेने के बिहाफ में बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में उस व्यक्ति से अपने पास उस व्यक्ति की सिक्योरिटी अपने पास जमा करा लेती है और बदले में उसे लोन दे देती है। ये तो सीधी सी प्रोसेस है, ये आपको मालूम है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बैंक इस बात की अपेक्षा रखती है या उम्मीद रखती है कि टाइम जैसे जैसे बीतता जाए, जैसे जैसे टाइम मैच्योर हो जाए लोन को रिकवर करने का, तो वह व्यक्ति जिसने बैंक से लोन लिया है वह स्वयं लोन को पूरा करे, लोन की किस्तों को जमा करे बैंक के पास आके। लेकिन होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है वो टाइम टू टाइम लोन को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए बैंक के पास नहीं जाता। कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, बिजनेस आपका चौपट हो गया हो, बहुत सारे लॉसेस हो गए हो, कंडीशन कुछ भी हो। लेकिन मैटर यहाँ पे क्या है कि यह व्यक्ति जिस काम के लिए, जिस बात के लिए बैंक से लोन लिया था और लोन को वापस करने का वादा किया था, इसने वैसा नहीं किया। तो इस कंडीशन में बैंक करती क्या है कि इस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करती है, नोटिस भेजती है। 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस भेजी जाती है बैंक के द्वारा। लेकिन यह व्यक्ति करता क्या है कि नोटिस का कोई भी जवाब नहीं देता। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में ये आ चुका है कि अब हम इस लोन को नहीं देंगे, लोन को नहीं चुकाएंगे किसी भी कंडीशन में। तो बैंक क्या करे, बैंक कुछ भी नहीं कर सकती, बैंक नोटिस भेजने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती। तो बैंक ऐसी कंडीशन में इस प्रकार दिए गए लोनों को एनपीए मान लेती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लेती है, ऐसी एसेट्स मान लेती है, ऐसा कैश मान लेती है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसेट्स, आपका जो एसेट्स है वो भी क्या है, आपका एक तरीके से ये करंट एसेट्स होता है, आपका कैश फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन उल्टा क्या होता क्या है कि एक्चुअली में, क्योंकि जो ये व्यक्ति होते हैं ये थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हैं, तो करते क्या है ये लोग उल्टा, ठीक है, उल्टा केस ठोक देते हैं, केस फाइल कर देते हैं बैंक के बिहाफ में। कहाँ? सिविल कोर्ट में। ठीक है, सिविल कोर्ट में बैंक के खिलाफ खुद ही केस फाइल कर देते हैं कि बैंक ने हमें झूठी इन्फॉर्मेशन दी, हमें लालच दिया, हमें एक तरीके से रिझाया कि आप इतने कम दाम में इंटरेस्ट ले लीजिए, आपको इतना ही देना पड़ेगा, हाफ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता क्या है कि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो कई सालों साल तक ये मामले कोर्ट में चलते रहते हैं, निपटारा नहीं हो पाता। क्योंकि आपको भी मालूम है कि जब मामला सिविल कोर्ट में चला जाता है तो वो कई सालों तक चलता रहता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक वो मामला चलता ही रहता है। और ना जाने कितने ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में आज भी चल रहे हैं और उनकी सुनवाई कोर्ट नहीं हो पाई है, उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो इस कंडीशन में बैंक क्या करे, तो इसके लिए क्या किया गया है, सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसे DRT बोला जाता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये 1993 में आया हुआ है, मीन्स 1993 के पहले बैंकों की जो कंडीशन है वो एक बहुत ही गंभीर कंडीशन थी लोन के मामले में। क्यों? क्योंकि पीपल्स लोन ले लिया करते थे और उसे देते ही नहीं थे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, इस मैटर में इस प्रकार के जो ये कोर्ट ये लाया गया है, DRT एक्ट लाया गया है। इस एक्ट में एनपीए से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया गया कि जो जिन लोनों को, जिन असेट्स को बैंक एनपीए घोषित कर देगी उनका मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, उनका मामला कहाँ जाएगा, DRT में जाएगा। एनपीए के मामले DRT में ही डील किए जाएंगे, उन्हें सिविल कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं है। 1993 में इस एक्ट के आने के बाद जो भी बारोर्स है, जो जिसने भी उधार लिया है बैंक से, वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, DRT में जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। उसके बाद हुआ क्या कि आज भी DRT में लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग एक तरीके से झूठा केस बनाते हैं। बैंक वाले बेचारे क्या करें, कब तक उस व्यक्ति को ढूंढे कि वो व्यक्ति आए और स्वयं अपना लोन जमा करे। तो ये इस तरीके के जो केसेस हैं वो
लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं डीआरटी में, ठीक है, 1993 के बाद। कुल मिलाकर यहाँ पे भी वो कंडीशन सॉल्व आउट नहीं हुई। इसकी एनपीए की जो कंडीशंस है, मींस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो यहाँ पे डीआरटीए एक्ट लाने के बाद भी ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान नहीं आया। उसके बाद एक एक्ट जारी किया गया, सरफाइसी एक्ट, ठीक है, सरफाइसी एक्ट आया 2002 में आया। तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सेक्युरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक्ट आया, सरफाइसी एक्ट आया। तो सरफाइसी एक्ट एक तरीके से बैंक वालों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करता है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र हो गया, क्योंकि डीआरटी में मामला चला जाता था और ये एक तरीके से सिविल कोर्ट जैसा ही था। इसमें मामला कई सालों तक चलता रहा, लेकिन बैंकों के पास कोई भी पावर नहीं आई कि ये ऐसे व्यक्तियों पर कुछ एक्शन ले सकें जो लोन को वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरफाइसी एक्ट आ जाने से बहुत एक तरीके से इन समस्याओं का समाधान हो गया। इसमें पहली बात क्या थी, एक इसमें विशेष बातें, अच्छी बातें क्या थी सरफाइसी एक्ट में? इस एक्ट के तहत, ठीक है, इस एक्ट के तहत रिकवरी करने के लिए बैंक वालों के पास एक्शन लेने का एक अथॉरिटी हो गया कि वह उस व्यक्ति के बिहाफ में एक्शन ले सकता है, उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, ठीक है, उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, ऑक्शंस कर सकता है, सेल कर सकता है, मींस नीलामी कर सकता है और बिक्री भी कर सकता है। इस सरफाइसी एक्ट के तहत बैंक वालों के पास ये अथॉरिटी आ गई, ये पावर आ गया। एक तरीके से और भी जो केसेस हैं सरफाइसी एक्ट आ जाने से मजबूत हो गया, बैंक की जो पार्टी है वो मजबूत हो गई। तीसरी बात इस सरफाइसी एक्ट में क्या है, यदि ऐसा कभी हुआ कि जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है वह व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी जो सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई थी, उस प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को झूठा मूठा धोखाधड़ी करके कागज बेच देता है, तो बैंक उस व्यक्ति थर्ड पर्सन से भी उस एसेट्स को, उस प्रॉपर्टी को छीन सकती है या उस प्रॉपर्टी को छुड़ा सकती है, उसे भी जब्त कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कागज गिरवी के तौर पर बैंक में जमा किया था लोन लेते वक्त, अब आप उस प्रॉपर्टी को झूठे कागज बनाकर किसी और के पास जमा कर दो। तो बैंक के पास सरफाइसी एक्ट आ जाने से ये प्लस पॉइंट हो गया कि वो थर्ड पार्टी से भी उस कागज को, उस प्रॉपर्टी को छुड़ा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात कि आपने कोई ऐसा मनी, पैसा, अपना कोई भी बहुमूल्य वस्तु किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन को दिया हुआ है, तो बैंक उस थर्ड पर्सन से वो मनी, वो पैसा, वो बहुमूल्य वस्तु भी छुपा सकती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था इस सरफाइसी एक्ट में? इंपॉर्टेंट ये था कि इसके अंतर्गत, इस सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत केवल 10 लाख तक के लोन के मामले ही आ सकते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात क्या थी कि इस एक्ट में उन्हीं संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है जो संपत्ति गिरवी के तौर पर रखी गई थी, मीन सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई थी, उन्हीं संपत्तियों को यहाँ पे जब्त कराया जा सकता है, दूसरी संपत्तियों को यहाँ पे जब्त नहीं कराया जा सकता। ओके, देखिए अगला क्या था इस सरफाइसी एक्ट में, जो पीपल्स हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वह इनकी निजी संपत्तियों को नहीं हाथ लगाएगा, ठीक है। सरफाइसी एक्ट ये कहता है कि लोन लेने वाले व्यक्तियों की निजी संपत्ति को हम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि हम निजी संपत्तियों को भी उठा लें या ले लें, नहीं, ये गलत है। और एग्रीकल्चर मीन्स खेती के मामलों पर भी सरफाइसी एक्ट का कोई बस नहीं चलेगा, यहाँ पे इनकी कोई नहीं होगी। देखिए उसके बाद एक और एक्ट आया, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018। यह कानून संसद में पास किया गया है, संसद द्वारा पारित किया गया है। कब आया है? 2018 में आया है। किन लोगों के लिए आया हुआ है? तो ये उन व्यक्तियों के लिए आया हुआ है जो भगोड़े आर्थिक अपराधी होते हैं, ठीक है। आर्थिक अपराध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के अपराध होते हैं, मैंने पहले भी बताया है। अपराध वाली वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर ली है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार के अपराध की बात हो रही है? यहाँ पे आर्थिक अपराध की बात हो रही है। आर्थिक का मतलब क्या है? इकोनॉमी, है ना। क्योंकि देखिए जब हम बैंक से पैसे ले रहे हैं तो पैसा क्या है? मनी, फाइनेंस क्या है? आर्थिक है। तो आर्थिक का गबन करना आर्थिक अपराधों में शामिल होता है। ओके इसमें क्या हुआ कि इस अपराध
के तहत क्या किया गया कि जब भी कोई व्यक्ति आर्थिक अपराधी सिद्ध हो जाएगा और वह देश छोड़कर बाहर चला जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, है ना, विजय माल्या हो गए, बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जिन्होंने इस तरीके का काम किया है कि देश को छोड़कर जा चुके हैं। तो इस भगौड़ा आर्थिक अपराधी के तहत इनके पास ये अथॉरिटी हो गई, ये पावर हो गया कि वह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर ले जब व्यक्ति देश को छोड़कर मामले से बचने के लिए, कोर्ट की सुनवाई से बचने के लिए देश को छोड़कर ही चला जाए। तब इस कंडीशन में सरफासी एक्ट के तहत हम उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कौन है अपराधी? ये आर्थिक अपराधी कौन होता है, थोड़ा सा देख लीजिए। आर्थिक अपराधी वह होता है जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया हो, ठीक है, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है, वह क्या है? आर्थिक अपराधी है। और ऐसा व्यक्ति भी आर्थिक अपराधी कहलाता है जो देश छोड़कर चला गया है, ठीक है, किस डर से कि हमारे खिलाफ मुकदमा होगा, हमारे खिलाफ किस कोर्ट सुनवाई होगी, तो इस सुनवाई से डर के लिए वह देश छोड़कर चला गया है। और चला गया तो चला गया, लेकिन वहां से लौटने के लिए भी मना कर दिया कि अब हम वापस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति आर्थिक भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है, यह अपराध की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और इस अनुसूची के तहत और भी व्यक्तियों को आर्थिक भगौड़ा घोषित या फिर आर्थिक अपराध वाले व्यक्तियों को आर्थिक अपराध माना गया है। पहला देखिए क्या बता रहा है, पहला ये बता रहा है कि आप सरकारी स्टाम्प पेपर बनाएं, ठीक है, तो भी आप ये अपराधी कहलाएंगे, आप आर्थिक अपराधी कहलाएंगे, ठीक है। स्टाम्प पेपर बनाएं या करेंसी बनाएं तो नकली नोट जारी की जाती है, तो आखिर नकली नोट कोई ना कोई तो बनाता है, तब तो मार्केट में आती है ना, तो ये भी क्या है? आर्थिक अपराध है। तो इस प्रकार के अपराध नहीं करना। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं वो इसी 2018 आर्थिक भगौड़ा अपराध में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के जो केस आएंगे उनके लिए उनकी सुनवाई का जो मामला होता है यहाँ पे किया जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है? देखिए, चेक भुनाया ना जाना। तो चेक बाउंस हो जाने का मतलब क्या होता है कि आपने गलत चेक काटा है ना, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी आपने करोड़ों का चेक काट दिया है, तो क्या होगा? आपका चेक बाउंस हो जाएगा, तो भी आप आर्थिक भगौड़ा अपराधी कहलाएंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है समझते हैं आप? मनी लॉन्ड्रिंग उसको बोला जाता है जिसमें टैक्स को बचने के लिए, ठीक है, सीमा क्षेत्र से, आप किसी भी सीमा क्षेत्र से, देश की सीमा क्षेत्र से या फिर एमपी यूपी का जो बॉर्डर होता है वहां से बचने के लिए एक प्रकार की ब्लैक मनी को यहाँ ले आए, अपनी कंट्री में ले आए, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। क्रेडिटर्स, जिस व्यक्ति जो क्रेडिटर्स हैं उनके साथ आपने धोखाधड़ी की है मनी को लेकर, तो ये भी क्या कहलाता है आपका? इस अनुसूची के तहत आप आर्थिक अपराधी कहलाते हैं। ओके, और इस विशेष अदालत में, जो ये विशेष अदालत होती है, इसमें इनके पास ये पावर होती है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है वह उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त कर ले, कब्जा कर ले, चाहे वो प्रॉपर्टी देश में हो, चाहे वह प्रॉपर्टी अपने देश में हो या फिर विदेश में हो, उन प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है इस सरफासी एक्ट के तहत, ठीक है। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा वह व्यक्ति सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकता अपील, वह उसे अपील दायर करने की परमिशन नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं है, वो किसी भी कंडीशन में दायर ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो सालों साल चलता रहता है और इस तरह सालों साल मुकदमे चलने से बैंक को लॉस होता है। तो इस सरफासी एक्ट के तहत ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया है वो सिविल कोर्ट में मामला नहीं ले जा सकते हैं। ओके, और इस विधायक के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा तो उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया जाएगा कि आप सफाई दो कि नहीं भैया हम नहीं कर पाए, ये कंडीशन वो कंडीशन, तो इस तरीके की कंडीशन को आने ही नहीं दिया जाएगा, आपको सफाई देने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। भाई आपने ऐसा काम ही क्यों किया कि आपको अपराधी घोषित करना पड़ा? अपराधी घोषित करने का मतलब ही ये है कि वो व्यक्ति अपराधी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विशेष प्रकार की अदालत आई तो विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, इसके तहत क्या हुआ कि इसमें विशेष शक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा। और क्या हुआ कि इसमें दो विशेष पावर आ गए। पहला पावर क्या बता रहा है आपको? किसी भी स्थान में जिनमें ये डाउट लग रहा है कि वहां पे किसी भी प्रकार का अपराध हो रहा है, आर्थिक अपराध, तो बिना किसी वारंट के वहां पे दस्तावेज जमा कर सकती, वहां के जो दस्तावेज है उन्हें जमा कर सकती है, वहां के लिए अरेस्ट का वारंट जारी कर सकती है। और इस प्रकार
की जो विशेष अदालत होती है सरफासी के तहत, उनकी जो पावर ऑफ अथॉरिटी होती है वो सिविल कोर्ट के बराबर ही होती है। ऐसा नहीं है कि विशेष अदालतों के पास किसी भी प्रकार का पावर नहीं है। तो ये विशेष अदालत उतनी ही पावरफुल होती है जितनी कि आपके सिविल कोर्ट होती है, उतनी ही शक्तियां होती हैं जितनी सिविल कोर्ट के पास होती हैं। तो आई होप आप लोग एनपीए समझ गए होंगे कि एनपीए क्या होता है। एनपीए वही होता है जो ऐसी एसेट्स, ऐसे संपत्तियां जो परफॉर्म करना बंद कर दी हैं, ऐसी संपत्तियां जिनको हमने सेल किया था या लोन दिया था एक अर्निंग के पर्पज से, बट वो अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो वो एनपीए कहलाता है। ठीक है, और ये जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी करोड़ों रुपए ऐसे हैं जिससे बैंक द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया है, क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि बैंक से पैसे तो ले लेते हैं, पता नहीं किस तरीके के दस्तावेज वहां पे जमा करते हैं कि लोन आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब रिकवर करना होता है तब एक तरीके की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से समाधान के लिए बैंकों को एक ठोस कदम उठाना होगा। ठीक है, एजेंट नियुक्त करने होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नए व्यूवर्स हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, टेक केयर।